हेलो एवरीवन। आज हम कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी यानी कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत देखेंगे क्या होता है। ये रिकार्डो ने दिया है। रिकार्डो क्या कहते हैं कि देश किन वस्तुओं का आयात या निर्यात करेगा। ये केवल उन वस्तुओं के उत्पादन पर निर्भर करता है जिनके उत्पादन में उसको अधिक सुविधाएं हैं, या उनके बदले में ऐसी वस्तुएं अन्य देशों से मिल लेती हैं जो उसमें कम सुविधाएं हैं, यह बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं कर सकता। वो ये मानते हैं कि लागतों में निरपेक्ष अंतर नहीं बल्कि तुलनात्मक अंतर जो होता है वही व्यापार को निर्धारित करता है कि कोई किस देश से कितना व्यापार करेगा, किसका आयात करेगा, किसका निर्यात करेगा। ठीक है, तो रिकार्डो कहते हैं लागत में अंतर होता है, ये तीन तरह का होता है। ठीक है, यानी कि व्यापार का जो आधार है वो क्या है, लागत में भिन्नता, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉस्ट डिफरेंस, यानी कि लागत में अंतर ही होता है जो कि व्यापार को निर्धारित करता है। सबसे पहला हमारा है एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, लागतों में निरपेक्ष अंतर। लागतों में निरपेक्ष क्या होता है, ये क्या कह रहे हैं कि श्रम की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है उसकी मजदूरी के बराबर होती है। वस्तु का विनिमय जब ही होता है जब प्रत्येक देश अन्य देश की अपेक्षा उस वस्तु को निरपेक्ष रूप से कम लागत में बना पाता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, दो देश हैं ए और बी। ठीक है, ए की प्रोडक्शन कॉस्ट है दे रखी है और बी की दे रखी है। अब ये देखिए ये है हमारा एक्स गुड, ये है हमारा वाई गुड, एक एक यूनिट बन रही है। तो पहले इसमें हम क्या देखते हैं कॉलम में कि जो ए देश है हमारा वो 10 लेबर यूनिट को यूज़ करके एक्स गुड की एक यूनिट बना पा रहा है, और वाई गुड के लिए वो 20 यूनिट खर्च कर रहा है लेबर की, तब वो एक यूनिट बना पा रहा है। ऐसे ही देखिए बी एक्स गुड की एक यूनिट के लिए 20 यूनिट खर्च कर रहा है लेबर की, और वाई गुड की एक यूनिट के लिए 10 यूनिट कर पा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ए देश है वो एक्स गुड अच्छी तरह से बना पा रहा है कम लेबर लगा के, और बी देश जो है वो वाई गुड को कम लेबर लगा के बना पा रहा है। तो इससे हम क्या डिसाइड कर पाएंगे, ये कह पाएंगे कि जो एक्स गुड है वो ए देश बनाएगा, इसी में विशिष्टीकरण करेगा और इसी में अधिक उत्पादन करके इसका ही जो एक्स्ट्रा रहेगा जो अपने देश में खपत हो जाएगी वो ठीक है, और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको वो दूसरे देश को निर्यात करेगा। सेम हम देखेंगे इसके लिए वाई गुड के लिए, वाई गुड जो है वो देश बनाएगा क्योंकि इसमें उसका कम लेबर यूज़ हो रहा है, और इसी के उत्पादन में वो विशिष्टीकरण करेगा और इसी का वो बनाकर ज़्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा मात्रा जो सरप्लस रहेगी इसको वो अन्य देश को निर्यात करेगा। तो इसे ही लागतों का निरपेक्ष अंतर कहते हैं जो हमें एडम स्मिथ ने बताया था। अच्छा, सेकंड हमारा क्या है, लागतों का तुलनात्मक अंतर, कंपेरेटिव डिफरेंट इन कॉस्ट। रिकार्डो यही मानते हैं कि दो देश में से, वो एडम स्मिथ से ये कह रहे थे कि ऐसा तो सही है कि हो रहा है कि एक देश बना पा रहा है एक वस्तु, एक देश बना पा रहा है एक वस्तु, लेकिन जब क्या होगा जब एक ही देश दोनों चीज़ें अच्छी तरह से बना पाए और एक देश दोनों चीज़ें ही अच्छी तरह से ना बना पाए, उस स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति का एडम स्मिथ कोई जवाब नहीं दे सके, तभी उन्होंने तुलनात्मक लागत का सिद्धांत लाए थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि दो देशों में से एक देश दोनों ही वस्तुएं दूसरी देश की अपेक्षा कम श्रम लागत पर बना सकता है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इंग्लैंड और पुर्तगाल का है। ठीक है, यहाँ पर जो लेबर है वो आवर्स में दिया गया है, लेबर आवर्स में, और यहाँ पर क्या है 1 यूनिट ऑफ क्लोथ 1 यूनिट ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इंग्लैंड को एक यूनिट बनाने के लिए क्लोथ की 100 घंटे लगते हैं श्रम के, और शराब बनाने के लिए 120 घंटे लगते हैं। पुर्तगाल को 90 घंटे लगते हैं क्लोथ के लिए और 80 घंटे लगते हैं शराब के लिए। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं हम कि इंग्लैंड में श्रम की एक इकाई बनने के लिए 120 श्रम घंटे चाहिए, और कपड़े की एक यूनिट के लिए 100 श्रम घंटे चाहिए। दूसरी तरफ पुर्तगाल जो है शराब और कपड़े की एक एक यूनिट बनाने के लिए 80 और 90 श्रम घंटे चाहिए। इस प्रकार क्या दिख रहा है इस टेबल में कि इंग्लैंड जो है पुर्तगाल की अपेक्षा शराब और कपड़ा दोनों को ही बनाने में ज़्यादा श्रम का यूज़ करता है, ज़्यादा लेबर यूज़ करता है। अगर दूसरी तरह से बोला जाए तो क्या है कि पुर्तगाली जो श्रम है ना वो इंग्लिश श्रम की अपेक्षा अधिक कुशल है, अधिक एफिशिएंट है, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें कम घंटों में बना पा रहे हैं। इसीलिए पुर्तगाल जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज रखता है दोनों के उत्पादन में। लेकिन क्या करना चाहिए, पुर्तगाल को अधिक लाभ शराब का उत्पादन करके मिलेगा,
और इंग्लैंड को निर्यात करके मिलेगा, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली उसको अधिक फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए कॉस्ट डिफरेंस जो है वो 120 माइनस 80 यानी कि 40 है, और कपड़े में केवल 10 है। 100 माइनस 90 10 है, तो ये हमारा ज़्यादा है। ठीक है ना? देखिए ये हमारा कॉस्ट डिफरेंस जो है वो हमारा शराब में ज़्यादा है बजाय उसके। अगर इनका विनिमय अनुपात देख लें तो इंग्लैंड का क्या है कि 1 इकाई शराब बराबर 1/2 इकाई कपड़ा है ये। ठीक है? और पुर्तगाल का क्या है, 1 इकाई शराब बराबर 0.88 इकाई कपड़ा है। ठीक है? अगर हम 80 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 0.88 आएगा। इसीलिए इंग्लैंड को कपड़े का उत्पादन करना चाहिए और निर्यात करना चाहिए, और पुर्तगाल को शराब का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, दोनों को ही लाभ होगा। ठीक है? क्योंकि पुर्तगाल जो है हमारा, वो शराब में ज़्यादा अधिक फ़ायदा रखता है। अच्छा, इंग्लैंड के पक्ष में भी ये है कि वो कपड़े के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन करे, उससे क्या होगा, उसको कम से कम हानि होगी। ठीक है? तो इसीलिए यही लाभदायक है कि जो हमारा इंग्लैंड है वो कपड़े का उत्पादन करे, और पुर्तगाल जो है वो शराब का उत्पादन करे। अब इसी चीज़ को हम इस देखिए डायग्राम से देख सकते हैं। इस डायग्राम में क्या है, इसमें देखिए पीएल जो है वो पुर्तगाल का पीपीसी है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और ईजी जो है वो इंग्लैंड का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब पुर्तगाल को इंग्लैंड की तुलना में शराब और कपड़ा दोनों में ही एब्सोल्यूट एडवांटेज है। वो शराब की ओएल यूनिट बना रहा है और कपड़े की ओपी यूनिट बना रहा है, जबकि इंग्लैंड जो है शराब की ओजी यूनिट बना रहा है और कपड़े की ओई यूनिट बना रहा है। लेकिन जो ईआर रेखा है ना, इसका जो स्लोप है वो पीएल के समानांतर है, जो क्या दिखा रहा है कि पुर्तगाल है, तुलनात्मक लाभ है। दूसरे इंग्लैंड को कपड़े की ओई इकाइयों के उत्पादन में कम से कम कंपैरेटिव हानि है। इसी प्रकार पुर्तगाल जो है शराब की ओआर यूनिट का जो एक्सपोर्ट करेगा इंग्लैंड को, और बदले में इंग्लैंड से क्या करेगा, कपड़े की ओई इकाइयों को इंपोर्ट करेगा। ठीक है? अच्छा, क्या है, अगर लागतों में समान अंतर होगा ना तो उस दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। मतलब अगर दोनों ही देशों को समान लागत पड़ रही है, जैसे कि क्या पड़ रहा है, 1 यूनिट बराबर 2 यूनिट, 1 यूनिट शराब बराबर 2 यूनिट कपड़ा, 1 यूनिट शराब बराबर 2 यूनिट कपड़ा, या इसका अपोजिट। तो अगर समान अंतर है तो फिर वो आपस में व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी फायदा नहीं है। व्यापार जभी तो होगा जब कोई लाभ होगा, कंपेरेटिव उनको एडवांटेज होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, अगर लागतों में समान अंतर होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं। अब देखिए इसकी एजम्पशंस देख लेते हैं, हम मान्यताएं देख लेते हैं। सबसे पहली ये है कि श्रम ही एकमात्र उत्पादक साधन है। इन्होंने केवल श्रम को उत्पादक साधन माना है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि सारा श्रम जो है वो एक समान यानी कि समरूप है। ठीक है? तीसरा है कि उत्पादन जो है उत्पत्ति स्थिर लागत नियम के अंतर्गत हो रहा है, यानी कि जो भी हम लगा रहे हैं उससे हमें फिक्स्ड रिटर्न मिल रहे हैं। 2x2 मॉडल है, यानी कि दो ही देश हैं, इंग्लैंड और पुर्तगाल, या कोई भी और दो देश, और दो ही वस्तुएं हैं, जैसे शराब और कपड़े दो ही हैं। दूसरा, ये कह रहे हैं कि देश के अंदर जो है वो साधन गतिशील हैं और बाहर जो है अगतिशील हैं। इससे क्या समझ सकते हैं कि देश के अंदर तो जो हमारे उत्पादन के साधन है, जैसे श्रम है, वो आ जा सकते हैं, लेकिन जो श्रम के साधन है वो देश से बाहर नहीं जा सकते। अगला है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि आने जाने में परिवहन का कोई खर्चा नहीं है, आने जाने में बिल्कुल फ्री है। ठीक है? कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, कुछ भी, कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी टैरिफ नहीं है, कुछ भी प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। स्वर्णमान लगा हुआ है, मतलब उस समय क्या था, स्वर्णमान था, गोल्ड चलता था। ठीक है? स्थायी साम्य, स्थायी साम्य से क्या मतलब है हमारा, स्थायी साम्य से मतलब ये है कि जो संतुलन की स्थिति है वो फिक्स्ड चल रही है। कोई व्यापार चक्र वाली फ्लक्चुएशन नहीं है कि अब हमारा रिसेशन आ रहा है, अब हमारा डिप्रेशन आ रहा है, अब हमारे देखिए बूम आ रहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और समान आर्थिक स्थिति वाले देश नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई विकसित है और कोई विकासशील है या अल्प विकसित है, समान लेवल वाले देश हैं। ठीक है? और उन लोगों की रुचियां भी एक सी हैं, टेक्नोलॉजिकल है वो भी, मतलब सेम है, वही लेवल ही चलता रहता है। और क्या है, सारे साधन, फुल एम्प्लॉयमेंट है, सारे साधन जो हैं वो सभी साधन लगे हुए हैं, और उन सब का टेस्ट भी एक सा ही है। ठीक है? ये हमारी एजम्पशंस हो गई। अब हम देखते हैं
देखिए, सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि मौद्रिक की बजाय श्रम लागतों पे बल दिया है इन्होंने। ये क्या कहते हैं कि जो हमारा श्रम है वो ही सभी वस्तुओं के उत्पादन में लगता है और कोई हमारा नहीं लगता है। और दूसरा ये है कि लागत जो है वो केवल श्रम ही नहीं होता, श्रम के अलावा भी बहुत ज़्यादा हमें खर्चा होता है। ये केवल मूल्य के श्रम सिद्धांत पर ही आधारित है। दूसरा हमारा क्या है, श्रम ही लागत का एकमात्र अंग नहीं है, हमने बता दिया। मांग के प्रभाव की उपेक्षा की गई है इसमें, ठीक है। इन्होंने केवल मांग पक्ष की डिपेंड नहीं है, मांग नहीं होगी तो व्यापार क्यों होगा, ये केवल सप्लाई साइड पर विचार करते हैं। इन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता की दोषपूर्ण कल्पना कर ली है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन माना है, जबकि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता केवल एक कल्पना है, पूर्ण प्रतियोगिता जैसी कोई दशा नहीं होती। इन्होंने बढ़ती और घटती लागतों की उपेक्षा कर दी है। इन्होंने माना ही नहीं है कि लागत बढ़ती या घटती भी है, इन्होंने मान लिया है कि लागत जो है वो स्थिर रहती हैं। जबकि हम लागतें या तो घटती हैं या बढ़ती हैं। और करेंसी के मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि की इन्होंने उपेक्षा कर दी है, जबकि मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इन्होंने ये तो बता दिया कि किस प्रकार व्यापार से लाभ होगा, लेकिन ये कैसे होगा, कि जो लाभ होगा वो दोनों देशों में कैसे बटेगा, ये भी इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने टेक्नोलॉजी के चेंज को भी नहीं लिया है, क्योंकि तकनीकी परिवर्तन तो होता ही रहता है। और इन्होंने कई सारी मान्यताएं ऐसी ली हैं जो अवास्तविक हैं, जो रियल में नहीं होती हैं। और इन्होंने दो वस्तुओं के आधार पर जो लिया है वो गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच नहीं, कई देशों के बीच भी हो सकता है और कई वस्तुओं के भी हो सकता है। और ये मुक्त व्यापार को लेके चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, मुक्त व्यापार नहीं होता है, कुछ ना कुछ बंधन तो होता ही है, ठीक है। और इन्होंने जो ये माना है कि उत्पादन के जो साधन हैं देश के अंदर तो गतिशील हैं और बाहर गतिहीन है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि देश के भीतर भी जो होता है ना, साधन एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने के लिए स्वतंत्र रूप से गतिशील नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है कि कोई अगर एक श्रम में लगा हुआ है, एक उस रोजगार में लगा हुआ है, तो कैसे जाकर वो दूसरे में उसको काम को कर पाएगा, उस काम को करने के लिए वो उपयोग, मतलब कैसे वो क्या टेक्निक यूज़ होनी है, उसको सीखने में टाइम लगता है। तो इस प्रकार से गतिशीलता जो होती है इतनी आसान नहीं होती देश के भीतर भी। समान रुचि की जो बात कही है वो भी अवास्तविक है, क्योंकि देश के विभिन्न जो आय इनकम ग्रुप होता है हमारा, उनकी जो टेस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो ये माना है कि परिवहन लागत बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार के लिए या कहीं भी लिए परिवहन लागत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हम कार्डों का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।